बहुत बुरे हाल है, इतना पेन की पेन कम ही नहीं हो रहा। इतने बस दुआ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। दोस्तों, आप सभी लोग भारती सिंह, कपिल शर्मा और हिना खान को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है कि भारती सिंह को हो चुकी है एक जानलेवा बीमारी, जिसकी वजह से कपिल शर्मा के शो की शूटिंग के दौरान ही भारती सिंह को अपने पेट में इतना भयानक दर्द उमड़ता है कि वो वहीं पर पेट पकड़कर गिर जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अब हिना खान का कैंसर अब उनके पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने हिना खान को साफ साफ बेड रेस्ट करने की हिदायत दी है और किसी भी शूटिंग में हिस्सा न लेने की बात कही है। और वहीं तीसरी तरफ जब से कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग की है, तभी से कपिल एक मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने सिर्फ उनके कैफे पर हमला किया है या वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इन तीनों लोगों की पूरी कहानी इसी वीडियो में। नंबर 1, दोस्तों, आप सभी लोग कपिल शर्मा को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको यह पता है सुनील ग्रोवर की एक छोटी सी गलती पर कपिल शर्मा ने उनको सबके सामने जूते चप्पलों से मार मार के उनके मुंह को लाल कर दिया था। कैसे कपिल, एक गरीब घर का लड़का जिसके पास न खाने को पैसे थे और न पहनने को ढंग के कपड़े थे, पैसों की इतनी कमी थी कि जब कपिल मात्र 10 साल का था तब उसके पिता कैंसर का ढंग से इलाज न हो पाने की वजह से तड़प तड़प कर मर गए। पिता की मृत्यु के बाद कपिल के घर पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद कपिल की मां ने रोड पर भीख मांगकर कुछ दिनों तक अपने बच्चों का गुजारा किया था। जानेंगे कपिल की गरीबी से लेकर इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक की पूरी कहानी, और आखिरी में ये भी जानेंगे कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने कपिल शर्मा के कैफे पर क्यों हमला किया। क्या उनका टारगेट कपिल शर्मा थे या उनकी पत्नी? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। दोस्तों, कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर, पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिताजी पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल की जॉब किया करते थे। वहीं उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, कपिल बचपन से ही ये नहीं चाहते थे कि वो आगे चलकर एक कॉमेडियन बने, बल्कि कपिल का सिंगर बनने का शौक था। बचपन से ही कपिल बहुत ही अच्छा गाना गाया करते थे। कपिल की शुरुआती पढ़ाई उन्हीं के मोहल्ले के एक प्राइवेट स्कूल में हुई थी। कपिल पढ़ाई में तो बहुत अच्छे नहीं थे, मगर स्कूल में जब भी कोई भी फंक्शन होता था तो कपिल उन सारी चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और कई बार उन सारी चीजों में वो मेडल भी जीतते थे। कपिल इतना अच्छा गाना गाया करते थे कि वो पूरे स्कूल में फेमस थे। बचपन से ही लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा उनकी सिंगिंग की वजह से पसंद किया करते थे। मगर दोस्तों, जब कपिल 6वीं क्लास में थे तब एक दिन उनके पिताजी को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो उस बुखार को इग्नोर करके अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। वो बुखार लगातार 1 हफ्ते तक उनके पिताजी को रहता है, मगर वो बार बार उस बुखार को इग्नोर कर रहे थे। मगर अचानक एक दिन ड्यूटी में ही वो बुखार की वजह से बेहोश होकर गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले तो डॉक्टर ने उन्हें नॉर्मल बुखार की दवाई दी, मगर 1 हफ्ता तक लगातार वो दवाई खाने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने उनका बढ़िया से सिटी स्कैन और ब्लड टेस्ट किया, मगर जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सब कोई हैरान हो गया। डॉक्टर ने कपिल के फैमिली को बताता है कि कपिल के पिता इस समय कैंसर के 3rd स्टेज में हैं और इनको कोई ऐसा वैसा कैंसर नहीं बल्कि ब्लड कैंसर हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिटेक्ट हो जाए तो उसे बहुत आसानी से मिटाया जा सकता है, मगर जब कैंसर स्टेज 3 और 4 में चला जाता है तो वहां से पेशेंट के वापस लौट के आने की बहुत ही कम उम्मीद होती है। और कपिल के पिता को भी स्टेज 3 का कैंसर हो गया था, जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसा लगने वाला था। हर महीने कपिल के पिता की दवाइयों पर लगभग 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आता था। कपिल के पिता की इतनी बुरी हालत देखकर उन्हें सरकारी छुट्टी मिल गई थी, मगर पैसों की तंगी बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। हर महीने 50 से 60 हजार रुपए जुटाना उनकी मां के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हर महीने 50-60 हजार रुपए जुटाने के लिए उनकी मां ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से कई हजारों का कर्ज ले लिया था, जिसकी वजह से वो इन्हें हमेशा परेशान किया करते थे। धीरे धीरे कपिल के घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी थी। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि कपिल की मां को कपिल की खानदानी जमीन को बेचना पड़ जाता है। उस जमीन को बेचने के बाद उनकी मां सबका कर्ज अदा करती है और उन सारे पैसों को कपिल के पिता के इलाज में लगा देती है। मगर दोस्तों, सन 1975 में 4 सालों तक लगातार कैंसर से लड़ने के बाद कपिल के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और साथ ही साथ कपिल के परिवार को एक बहुत ही बड़ा बोझ देकर चले जाते हैं, और वो बोझ था पैसों की तंगी। दोस्तों,
4 सालों तक कैंसर का इलाज कराने के बाद कपिल के घर में इतना भी पैसा नहीं बचा था कि कपिल के पिता को अस्पताल से घर तक एम्बुलेंस पर लाया जा सके और उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। पड़ोसी और दोस्तों ने हाथ खड़ा कर दिया था कर्ज देने से, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कपिल की मां कर्ज वापस लौटाने की स्थिति में नहीं है। तब कपिल अपने कुछ दोस्तों से कुछ रुपए उधार लेते हैं और अपने पिताजी को अस्पताल से घर पर लाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, पिता की मृत्यु का कपिल के ऊपर बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कपिल उस समय सिर्फ 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे थे जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं। इसके बाद कपिल के ऊपर बहुत ही ज्यादा घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उनकी एक बहन भी थी जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। कपिल के घर वालों का अब एक ही सहारा था। दरअसल कपिल के पिता एक सरकारी नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु के बाद कपिल की मां को हर महीने 3000 रुपए का पेंशन मिलता था। वही 3000 रुपए में ही कपिल और कपिल की बहन को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता था और घर का खर्च भी चलाया जाता था। 3000 रुपए में घर का खर्च न चलने की वजह से कपिल की मां घर घर जाकर बर्तन भी मांजती थी और उससे लगभग 2000 रुपए कमाकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। दोस्तों, पिता की मौत के बाद कपिल बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो 11वीं और 12वीं में इतना ज्यादा मानसिक तनाव में थे कि उन्होंने इन 2 सालों में किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। धीरे धीरे कपिल की 12वीं की पढ़ाई पूरी होती है और कपिल को अब कॉलेज में जाना था। कॉलेज की एडमिशन फीस बहुत ही ज्यादा थी, मगर कपिल का एडमिशन कराना भी बहुत जरूरी था, जिसके बाद कपिल की मां ने अपने सारे सोने के गहनों को बेचकर कपिल का एडमिशन अमृतसर के एक बहुत ही बड़े कॉलेज में करवा दिया। उस कॉलेज में जाने के बाद धीरे धीरे कपिल की मानसिक स्थिति नॉर्मल होने लगती है। वहां पर जाकर वो फिर से अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाते हैं। उसी कॉलेज में जाने के बाद पहली बार उनकी मुलाकात उनकी अब की पत्नी गिन्नी से होती है। गिन्नी और कपिल पहली बार कॉलेज में ही मिले थे। गिन्नी जहां पर थिएटर करती थी, वहीं कपिल अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। कपिल की सिंगिंग स्किल की वजह से ही कपिल अपने कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, जिसकी वजह से गिन्नी भी कपिल को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। गिन्नी कपिल को इतना ज्यादा पसंद करती थी कि वो रोजाना कपिल के लिए अपने घर से लंच बनवा कर लाया करती थी। गिन्नी एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसके पापा के कई सारे बिजनेस थे। दोस्तों, कॉलेज में आने के बाद कपिल अपने सिंगिंग करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और लगातार 3 सालों तक वो कई सिंगिंग शो का ऑडिशन देते हैं, मगर लगातार 3 सालों तक किसी भी सिंगिंग शो में उनका सिलेक्शन न होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी उनको एक सलाह देती है कि कपिल, तुम सिर्फ सिंगिंग ही अच्छा नहीं करते हो, बल्कि तुम कॉमेडी भी बहुत अच्छा करते हो। तुम एक बार कॉमेडी में अपना हाथ आजमा कर देखो, क्या पता तुम्हारी किस्मत कॉमेडी में ही लिखी हो। कपिल गिन्नी की बात को सुनते हैं और कॉमेडी में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं। ये समय चल रहा था सन 2007 का और इस समय कपिल थे अमृतसर में। तभी उनको पता चलता है कि दिल्ली में दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम के शो का ऑडिशन चल रहा है। कपिल फौरन अपना बैग बिस्तर पैक करते हैं और अगले दिन ही दिल्ली चले जाते हैं उस शो का ऑडिशन देने के लिए। मगर दोस्तों, कपिल का इस शो में भी सिलेक्शन नहीं होता है। कपिल निराश होकर घर चले आते हैं। फिर उनकी गर्लफ्रेंड उनको सलाह देती है कि एक बार तुम दूसरे शहर से जाकर इस शो का ऑडिशन दो, शायद इस बार हो जाए। कपिल गिन्नी की बात मानते हुए वो दूसरे शहर से इसी शो का ऑडिशन देते हैं और इस बार वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में सिलेक्ट हो जाते हैं। इस समय सिलेक्ट होने की खुशी उनके घर और परिवार वालों दोनों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, इस शो का ऑडिशन तो दिल्ली में हुआ था, मगर इस शो की शूटिंग मुंबई में होने वाली थी। ये चीज जानने के बाद कपिल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुंबई जैसे इतने महंगे शहर में आखिर उनका खर्च कैसे चलेगा। कपिल के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अमृतसर से टिकट लेकर मुंबई जा सके, जिसकी वजह से कपिल ने अपने घर के एक सोफा को बेचा और अमृतसर से मुंबई की एक जनरल टिकट खरीद ली। मुंबई पहुंचने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने घर से ही कपिल को पैसा भेजना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कपिल ने मुंबई में एक रूम किराए पर लिया और वहीं से दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जाकर अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब पहली बार कपिल इस शो में परफॉर्मेंस देते हैं तो इनके जोक्स इतने अच्छे होते थे कि जो भी उन जोक्स को सुनता था वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। जब भी कपिल स्टेज पर पहुंचते थे तो सबसे ज्यादा तालियां कपिल के लिए ही बजती थीं। ये शो तो टीवी पर भी टेलीकास्ट हो रहा था, जिसकी वजह से कपिल को घर घर में पहचाना जाने लगा था।
कपिल ने इस शो में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और अपनी कॉमेडी स्किल्स को बहुत ही ज्यादा सुधारा, जिसकी वजह से कपिल इस शो को जीत जाते हैं। इस शो को जीतने के बाद कपिल को 4 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। इन 4 लाख रुपए के मिलने के बाद कपिल इसका थोड़ा भी गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इन 4 लाख रुपए से वो अपनी छोटी बहन की शादी कर देते हैं। अपनी छोटी बहन की शादी करने के बाद कपिल सोचते हैं कि अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मगर दोस्तों, जब कपिल गिन्नी के परिवार वालों से मिलते हैं तब उनके पिताजी साफ साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि कपिल, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और कास्ट में जमीन आसमान का फर्क है, ये शादी कभी भी नहीं हो सकती है। मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी किसी भी गरीब के घर नहीं करूंगा। ये बात कपिल को दिल पर लग जाती है और कपिल भी कहते हैं कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और आपके सामने ही आपकी बेटी से शादी करूंगा। इसके बाद दोस्तों, कपिल अपने कॉमेडी करियर को आगे बढ़ाने लगते हैं। द लाफ्टर चैलेंज शो को जीतने के बाद कपिल को घर घर में पहचाना जाने लगा था, जिसके बाद उन्हें सन 2008 में छोटे मियां नाम के एक टीवी शो को होस्ट करने का मौका मिला। उन्होंने इस शो को इतना अच्छा होस्ट किया कि अगले साल उन्हें 3 टीवी शोज को होस्ट और काम करने का मौका मिला, जिसमें से पहला था हंस बलिए, दूसरा था लाफ्टर नाइट और तीसरा था उस्तादों का उस्ताद। कपिल का करियर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। वो जिस रास्ते से भी गुजरते थे, लोग रुक रुक कर उनके साथ फोटो खिंचाने लगे थे। और यही नहीं, कपिल जिस भी शो में जाते थे उसकी टीआरपी अचानक से बढ़ जाती थी। इतना सब कुछ देखने के बाद एक डायरेक्टर की नजर कपिल पर पड़ती है और उस डायरेक्टर ने सन 2010 में कपिल को एक फिल्म में हीरो के तौर पर काम करने का मौका दिया। उस फिल्म का नाम था भावनाओं को समझो। मगर दोस्तों, जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो ये बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि डायरेक्टर के ही पैसे डूब गए। इसके बाद सन 2010 से लेकर सन 2013 तक कपिल कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लेते हैं और लगातार 6 सीजन को जीतते हैं और ये एक रिकॉर्ड बन गया था, क्योंकि कॉमेडी सर्कस में लगातार किसी ने भी 6 सीजन को नहीं जीता था। दोस्तों, कपिल अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा फेम, नाम और टीआरपी देखने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद का एक शो बनाऊं, और इसी के बाद वो पहली बार सन 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल नाम का एक टीवी शो बनाते हैं, जो कि एक यूके के शो से इंस्पायर्ड था। ये शो कलर्स टीवी पर आता है। मगर इस शो की अनाउंसमेंट करने के बाद कपिल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई थी कि उन्हें अपना पहला गेस्ट नहीं मिल रहा था। तभी सनी देओल और बॉबी देओल के पिताजी धर्मेंद्र अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कपिल शर्मा के शो पर आते हैं। जब ये शो कलर्स टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है तब ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है। उस समय कलर्स टीवी के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, क्योंकि इस शो ने कलर्स टीवी को बहुत ही ज्यादा टीआरपी दी थी। इस शो की हाइप पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा बन चुकी थी और इसी शो से कपिल का एक फेमस डायलॉग निकला, बाबा जी का ठुल्लू, जो कि सोशल मीडिया पर उस समय बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। 2 सालों तक लगातार कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को चलाने के बाद कपिल सोचते हैं कि अब तो मुझे काफी अच्छा खासा फेम भी मिल चुका है और लोग भी अब मुझे पहचानने लगे हैं, जिसके बाद कपिल फिर से बॉलीवुड में एंट्री लेते हैं। सन 2015 में कपिल किस किस को प्यार करूं नाम की एक फिल्म बनाते हैं और जब वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो वो फिल्म ना तो हिट होती है और ना ही फ्लॉप होती है। ये फिल्म बहुत ही एवरेज परफॉर्म करके निकल जाती है। इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बाद कपिल फिर से अपने शो में वापस चले जाते हैं और उसे अच्छे तरीके से चलाते हैं। फिर सन 2017 में कपिल अपना खुद का घर का पैसा लगाकर फिरंगी नाम की एक फिल्म बनाते हैं। जब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो ये फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होती है कि कपिल अपना कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं दोबारा कभी भी अपने पैसों से फिल्म नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों, ये फिल्म कपिल शर्मा के लिए एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी, जिसमें कपिल का करोड़ों रुपए डूब गया था। दोस्तों, कपिल के करियर में अब तक तो सिर्फ ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा था, मगर सन 2017 में कपिल का एक कंट्रोवर्सी सुनील ग्रोवर से हो जाता है, जिसकी वजह से कपिल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और कपिल के करियर का ग्राफ एकदम नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, सन 2017 के आखिर में कपिल के शो में जितने भी लोग काम कर रहे थे, कपिल उन सारे लोगों को एक इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाते हैं और वो ट्रिप थी ऑस्ट्रेलिया की। जब ये सारे लोग ऑस्ट्रेलिया घूमकर वापस फ्लाइट में आते हैं तब फ्लाइट में ही कपिल बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। वो इतना ज्यादा शराब पी लेते हैं कि वो अपना होश खो बैठते हैं। तभी सुनील ग्रोवर कपिल के पास जाते हैं और उनकी शराब की बोतल को छीन लेते हैं और कहते हैं, कपिल, बस इससे ज्यादा मत पियो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। मगर दोस्तों, इस समय तक कपिल के ऊपर शराब का नशा चढ़ चुका था।
सुनील ग्रोवर के इतना कहने के बाद कपिल सुनील ग्रोवर को भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं और कई सारे ताने भी मारते हैं। कपिल कहते हैं सुनील से, तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम फेमस सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे शो में काम करते हो। ये बात सुनील को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, जिसके बाद टीम के बाकी लोग कपिल को शांत करने लगते हैं। कपिल के ऊपर नशा इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि कपिल अपना जूता निकालकर सुनील ग्रोवर को चलाकर मारते हैं और वो जूता डायरेक्ट सुनील ग्रोवर के मुंह पर लगता है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद सुनील ग्रोवर कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं दोबारा कभी भी कपिल के साथ काम नहीं करूंगा। जैसे ही फ्लाइट इंडिया में लैंड करती है तब कपिल अपने रास्ते और सुनील ग्रोवर अपने रास्ते निकल जाते हैं। सुनील ग्रोवर सबसे पहले कपिल के ऑफिस जाते हैं और द कपिल शर्मा शो से रिजाइन कर देते हैं। जब इस कंट्रोवर्सी की बात पूरे सोशल मीडिया पर फैलती है तब कपिल की बहुत ही ज्यादा थू थू होती है। लोग कपिल को घमंडी, नासमझ और शराबी कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगते हैं। सुनील ग्रोवर ने जब इस शो को छोड़ा तो उनके साथ साथ अली असगर ने भी इस शो को छोड़ दिया, जो कपिल के शो में बुआ का रोल किया करते थे। इन दोनों के शो छोड़ने के बाद अचानक से इस शो की टीआरपी गिरने लगी। ये शो की टीआरपी इतनी ज्यादा गिर जाती है कि कलर्स टीवी इस शो का टाइम चेंज कर देता है। इस शो को प्राइम टाइम पर टेलीकास्ट न करके रात 11 या 12 बजे टेलीकास्ट किया जाने लगा। धीरे धीरे टीआरपी गिरने की वजह से कलर्स टीवी ने इस शो को अपने चैनल से ही हटा दिया, जिसके बाद कपिल बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और दिन रात बैठकर शराब पीने लगते हैं। 2 सालों तक लगातार डिप्रेशन और शराब से जूझने के बाद कपिल शर्मा सोचते हैं कि अब मुझे कमबैक करना चाहिए। इस समय उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी भी उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। जैसे तैसे करके कपिल इस डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं और अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। इस बार कपिल पहले कलर्स टीवी से सारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं और अपने इस शो को सोनी टीवी पर लेकर चले जाते हैं और वहां पर इस शो का नाम रखते हैं द कपिल शर्मा शो। जैसे ही इस शो का पहला एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट होता है, ये शो वायरल हो जाता है। सोनी टीवी को भी बहुत ही ज्यादा टीआरपी मिलने लगती है। बॉलीवुड के छोटे से लेकर बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इस शो में आते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद कपिल का करियर फिर से ऊपर बढ़ने लगता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कपिल शर्मा के जो सेट है उसे बनाने में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और कपिल शर्मा हर एक एपिसोड से लगभग 15 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और वो ऐसे 4 एपिसोड हर महीने करते हैं। मतलब महीने का लगभग 60 करोड़ रुपए और साल का लगभग 700 करोड़ रुपए कपिल शर्मा अपने इस शो से कमा लेते हैं। इस शो के सुपरहिट होने की वजह से कपिल इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो गिन्नी के पापा के पास जाते हैं और गिन्नी का हाथ मांगते हैं। इस बार गिन्नी के पिताजी मान जाते हैं और गिन्नी और कपिल शादी कर लेते हैं। इस समय कपिल की एक बेटी भी हो चुकी है। मगर दोस्तों, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ये जरूरी तो नहीं। हाल ही के दिनों में कपिल शर्मा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। दरअसल दोस्तों, कपिल शर्मा अपने टीवी शो के अलावा भी कई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से एक बिजनेस है रेस्टोरेंट बिजनेस। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट चैन का नाम है कैप्स कैफे। इस नाम से वो कई सारे इंटरनेशनल देशों में अपना रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हैं और उनमें से एक रेस्टोरेंट उन्होंने हाल ही में कनाडा में खोला था। मगर दोस्तों, इस होटल को खोले हुए मात्र 1 हफ्ता ही बीता था कि तभी उनके होटल पर एक खालिस्तानी आतंकवादी ने रात के समय आकर फायरिंग कर दी। उस समय रात के लगभग 2 बजे थे। उस खालिस्तानी आतंकवादी की गोलियां डायरेक्ट कैप्स कैफे के मेन डोर पर लगती हैं, जो आप साफ साफ देख सकते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी हरदीप सिंह निज्जर ने ली है, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था। उसने कहा है कि कपिल शर्मा ने एक बार हमारे धर्म का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से मैंने ये काम किया। इस समय कनाडा पुलिस उस आतंकवादी को पकड़ने में जुटी हुई है। नंबर 2, बहुत बुरे हाल है। इतना पेन की पेन कम ही नहीं हो रहा। इतने बस दुआ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। दोस्तों, आप सभी लोग भारती सिंह को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है झलक दिखला जा सीजन 5 के सेट पर एक बार सलमान खान ने भारती सिंह के बालों को पकड़कर उनका सर दीवार में लड़ा के मारा था? और कैसे भारती सिंह जैसी लड़की, जिसके पास खाने को पैसा नहीं होता था, पहनने को कपड़ा नहीं होता था, वह टीवी इंडस्ट्री में इतनी आगे बढ़ गई? आखिर बचपन में भारती सिंह के पिताजी के गुजरने के बाद उनकी माँ ने पूरे घर को कैसे संभाला? क्या सचमुच भारती सिंह की माँ भीख मांगकर अपने बच्चों को पढ़ाती थी? और आखिर क्यों ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने 2020 में भारती सिंह और हर्ष को
ड्रग के केस में जेल में बंद किया था। और इस समय भारती सिंह को यह कौन सी जानलेवा बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। भारतीय का जन्म 3 जुलाई 1984 को अमृतसर पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही भारती बहुत ही ज्यादा मोटी थी। आमतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 2 से 3 किलो के बीच में होता है, मगर जब भारतीय पैदा हुई थी तब इनका वजन लगभग 5 किलो 350 ग्राम था। इतना ज्यादा मोटा बच्चा देखकर हर कोई हैरान था। डॉक्टर से लेकर भारतीय के मोहल्ले वाले हर कोई हैरान था कि आखिर इतना मोटा बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। उस समय भारतीय के पापा ट्रक ड्राइविंग का काम किया करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा लॉन्ग रूट पर ट्रक चलाया करते थे और घर पर कम ही रहते थे। जिसकी वजह से जब भारती पैदा हुई तो उस समय उनके पिताजी मेघालय में ट्रक चला रहे थे। इसके कुछ हफ्तों बाद भारती के पिता घर आते हैं और पहली बार जब वह भी भारती को देखते हैं तो वह भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना मोटा बच्चा नहीं देखा था। मगर दोस्तों, भारती की जिंदगी बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कष्टदायक रही है। छोटी सी उम्र में ही उनके परिवार के साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है। दरअसल उनके पिताजी दिल्ली से अपने ट्रक पर कुछ सामान को लोड करते हैं मुंबई ले जाने के लिए, और रास्ते में ही उनके पिताजी का बहुत ही दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एक्सीडेंट के बाद भारतीय के पिता उसी ट्रक के अंदर ही फंस गए थे, जिसके बाद ग्राइंडर से ट्रक को काटकर उनको बाहर निकाला गया और तुरंत एम्बुलेंस में बैठाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जब यह बात भारतीय के घर वालों को पता चली तब हर कोई हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था और रोजाना उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए का हॉस्पिटल का खर्च बैठता था। 1 हफ्ते तक आईसीयू में रहने के बाद भारतीय के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और साथ ही में अपने परिवार को 12 लाख रुपए का हॉस्पिटल बिल थमा जाते हैं। दोस्तों, भारती की मां के पास उस समय 12 लाख रुपए देने को नहीं थे और आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की दादागिरी के बारे में तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। दोस्तों, पैसे ना देने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने बॉडी देने से मना कर दिया, मगर थोड़ा सा नेगोशिएशन करने के बाद अस्पताल वाले 8 लाख रुपए में मान जाते हैं और 8 लाख रुपए देने के बाद भारती के पिताजी की बॉडी को घर पर लाया जाता है और अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, भारती सिर्फ 2 साल की थी जब उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के ऊपर आ जाती है। इस समय भारती के घर की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं होता है। उनकी मां अमृतसर में ही काम ढूंढने के लिए निकलती है। 1 हफ्ते तक काम ढूंढने के बावजूद भी उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है। भारती सिंह एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उस समय घर की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मेरी मां को 2 दिनों तक भीख भी मांगना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एक टेलर फैक्ट्री में सिलाई का काम मिला। भारतीय जब 4 साल की हुई तब उनकी मां ने उनका घर के बगल में ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। उस सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। इसके बाद जब भारती पहली कक्षा में गई तो उनकी मां ने उन्हें सरकारी स्कूल से निकालकर एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया, जहां की फीस थोड़ी महंगी थी, जिसकी वजह से उनकी मां को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी फीस को भरने में। दोस्तों, भारती की मां बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वह सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक फैक्ट्री में जाकर सिलाई किया करती थी, जिसके बाद भी उन्हें सिर्फ महीने का 3000 रुपए ही मिलता था। मां की इतनी बुरी हालत को देखकर भारती बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गई थी। वह खुद ही सुबह उठकर नहा धोकर अपने हाथ से कपड़े पहनती थी और उनकी मां सुबह 5 बजे ही खाना बनाकर अपने फैक्ट्री के लिए निकल जाती थी। वही खाना भारती खाती थी और टिफिन में बंद करके अपने स्कूल जाती थी। दोस्तों, स्कूल के दिन भी भारती के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायक थे, क्योंकि स्कूल में उन्हें उनके क्लास के बच्चे काली भैंस कहकर चिढ़ाया करते थे। जब भी यह चीज भारती सुनती थी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता था। जब भारती इस चीज की अपनी टीचर से शिकायत किया करती थी तो टीचर भी उन बच्चों को सिर्फ डांट कर छोड़ दिया करती थी। दोस्तों, उस समय भारती बहुत ही ज्यादा मोटी थी और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा बुद्धू लगती थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे भारती बड़ी होती है और जब वह 8वीं 9वीं क्लास में चली जाती है तब वह स्कूल के हर ड्रामा कंपटीशन में भाग लेने लगी थी। वह उन ड्रामा कंपटीशन में अपने स्कूल के ही टीचर्स की मिमिक्री करती थी, जो उस समय लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्कूली दौर में ही बहुत सारे मेडल भी जीते थे। मगर जब भी वह स्टेज पर जाया करती थी तो
तो उनके क्लास के बच्चे ही पीछे से मोटी भैंस भी काली भैंस कहकर उन्हें चिढ़ाते थे। मगर इस समय तक भारती इतनी मैच्योर हो चुकी थी कि वह इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया करती थी। धीरे धीरे भारती बड़ी होती है और 10वीं के बाद वह मैथ्स से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को एक बात पता है भारती के बारे में, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भारती शुरू से कॉमेडी के साथ साथ तीरंदाजी भी किया करती थी। वह तीरंदाजी में नेशनल लेवल तक खेली थी और कई जगहों पर उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। मगर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें तीरंदाजी छोड़ना पड़ा। दोस्तों, जैसे तैसे करके भारतीय ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की और अब समय आ गया था भारती का कॉलेज में एडमिशन लेने का। मगर दोस्तों, उनकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें एक कॉलेज में एडमिशन करा सके। इसके बाद भारती की मां ने अपने कान के बाली बेच दिए और भारती का कॉलेज में एडमिशन कराया। इस वक्त भी भारती की मां 12 से 14 घंटे तक सिलाई करती थी और उन्हें सिर्फ 3000 रुपए ही मिलते थे। उन 3000 में ही वह घर का सारा खर्च चलाती थी, कपड़े भी खरीदती थी और सब कुछ उसी में करती थी। दोस्तों, इस समय तक उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब घर भी उनका टपकने लगा था और मरम्मत करने के पैसे नहीं थे। दोस्तों, जब भारती कॉलेज में गई तो वह वहां पर भी कॉमेडी ड्रामा में भाग लिया करती थी। वह कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि वह वहां पर भी जाकर मिमिक्री किया करती थी और वह लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। जिसके बाद एक दिन उनके स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि मुंबई में एक लाफ्टर चैलेंज नाम के शो का ऑडिशन हो रहा है, तुम जाकर एक बार उसमें ट्राई करो। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, हो सके तो तुम्हारा उसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यह बात सुनने के बाद भारती डिसाइड करती है कि वह मुंबई जाएगी और इस शो का ऑडिशन देगी। मगर दोस्तों, उस समय अमृतसर से मुंबई जाने में 800 रुपए लगते थे, मगर इतना पैसा भारती के पास नहीं था। जिसके बाद भारती बिना टिकट लिए ही जनरल डिब्बे में घुस जाती है और जनरल डिब्बे का हाल तो आप सभी को पता ही है। 2 दिनों तक भारती जनरल डिब्बे में खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। जिसके बाद वो मुंबई पहुंचती है। मुंबई पहुंचने के बाद भारती के पैर में बहुत ही भयंकर सूजन हो जाती है, जिसको इग्नोर करने के बाद भी भारतीय उस शो का ऑडिशन देती है, मगर वो उस समय सेलेक्ट नहीं होती है। जिसके बाद वो फिर से जनरल डिब्बे में बिना टिकट की घुसती है और वापस अमृतसर आ जाती है। अमृतसर आने के बाद भारतीय बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, मगर उनकी माँ उनको मोटिवेट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है, अगली बार तुम फिर से ट्राई करना। दोस्तों, इस बार भारतीय 2 साल तक अपने सेंस ऑफ ह्यूमर कॉन्फिडेंस पर काम करती है और उसके बाद वह फिर से जनरल बोगी में बिना टिकट की घुसती है और 2 दिनों बाद मुंबई पहुंच जाती है और इस बार वह ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 में ऑडिशन देती है और वह इस ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाती है। एक तरफ भारतीय को सेलेक्ट होने की खुशी थी, मगर दूसरी तरफ उनको एक चिंता सताई जा रही थी कि आखिर वह इतने महंगे मुंबई जैसे शहर में 3 महीने तक कैसे रहेगी। दरअसल दोस्तों, ये शो 3 महीने तक चलने वाला था। जब सिलेक्शन की बात वह अपने मम्मी को बताती है, तब उनकी माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, मगर उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी को 3 महीने तक मुंबई में रहने का इंतजाम कर सके। इसके बाद वह अपनी एक सहेली से 10,000 उधार मांगती है और वही पैसे वह उठाकर भारतीय को दे देती है। दोस्तों, इन्हीं 10,000 में भारतीय को 3 महीने तक मुंबई में अपना खर्च चलाना था। 10,000 आने के बाद भारतीय लग जाती है एक सस्ता सा रूम रेंट पर लेने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें सबसे सस्ता 3000 में मुंबई के एक स्लम एरिया में एक रूम मिलता है। दोस्तों, वह रूम बहुत ही ज्यादा बेकार था। उस रूम में न पंखा था और न ही लिंटर लगा था। उस रूम की छत टीन से बनी हुई थी, जिसकी वजह से जब दिन का समय होता था तो वह कमरा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता था। जैसे तैसे करके भारतीय इस रूम में सेटल हो जाती है, मगर उनको फिर से चिंता सताती है कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है और इस घर का किराया 3,000 रुपए है, मतलब 3 महीने का 9,000 रुपए। दोस्तों, इस शो में काम करने के लिए भारती को पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि वो इस शो में सिर्फ एज अ कंटेस्टेंट ज्वाइन की थी। दोस्तों, भारती टीवी पर तो आती थी, मगर उनके जेब में एक भी पैसा नहीं था। हालत इतनी बुरी थी कि वह सिर्फ दिन में एक बार ही खाना खाती थी। मगर 2 महीने बाद दोस्तों, भारती के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तब वह बहुत ही ज्यादा घबराते हुए, शर्माते हुए उस शो के डायरेक्टर से अपना पूरा दुखड़ा सुना देती है, जिसके बाद वह डायरेक्टर पिघल जाता है। इनके ऊपर दया करके भारती को 15,000 की मदद देता है, जिसके बाद भारती इस शो को कंटिन्यू करती है। दोस्तों, इस समय भारती इस शो में जीत तो नहीं पाती है,
मगर इस शो से उनको बहुत ही ज्यादा पहचान मिलती है। इस शो में वह सेकंड रनर अप रही थी, जिसकी वजह से उन्हें 16,000 की इनाम राशि मिली थी। यह इतना पैसा था कि जिससे वह मुंबई में कुछ और महीने तक रह सकती थी। दोस्तों, इस शो में भारतीय को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनकी एक्टिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी अच्छी थी कि इनको घर घर में पहचाने जाने लगा था, जिसकी वजह से अगले ही साल सन 2009 में भारती को कॉमेडी सर्कस नाम के एक शो में एज अ होस्ट काम करने का इन्विशन मिलता है। भारतीय उस शो को खुशी खुशी ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद भारतीय को हर एपिसोड का 10,000 रुपये मिलने लगा था। 10,000 रुपए भारती के लिए उस समय बहुत ही बड़ी रकम थी। यह चीज जब वो अपने माँ को बताती है तो उनकी माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कहाँ उनकी माँ 14 घंटे तक सिलाई किया करती थी, फिर भी सिर्फ 3,000 रुपए महीने का पाती थी। मगर वही भारती सिर्फ एक दिन में ही 10,000 कमाने लगी थी। भारतीय की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी और वो अब उस स्लम वाले रूम को छोड़कर अब एक फ्लैट में रेंट पर रहने लगी थी। दोस्तों, यह शो इतना ज्यादा फेमस होता है कि भारती को घर घर में पहचाना जाने लगा था, और जब भी वह किसी रास्ते से गुजरती थी तो लोग रुक रुक कर उनके साथ फोटो भी खींचने लगे थे। यह शो लगभग 5 सालों तक चला और भारती ने इस शो में 5 साल तक काम किया। मगर इसी दौरान ही भारती को एक और बड़ा मौका मिला। दरअसल अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी 786 नाम का एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें उन्होंने भारतीय को एक छोटा सा रोल दिया था जो सिर्फ 12 सेकंड का था, और उस रोल को करने के लिए भारतीय को 22,000 रुपए मिले थे, जिससे भारती बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। दोस्तों, जब भारतीय टीवी पर आने लगी थी तब भारती पहले जहां रहती थी अमृतसर में, वहां पर लोग उन्हें पहचानने लगे थे। अब हर रिलेटिव्स उनके घर आने लगे थे, जो पहले उनको इग्नोर किया करते थे, और जब भी वह अपने होम टाउन में लौटा करती थी तो उनके घर के सामने लोगों का भीड़ लग जाता था फोटो खींचने के लिए। और इसी समय भारती ने अपने अमृतसर वाले पुराने घर को तुड़वाकर उसी जगह पर एक बहुत ही बड़ा घर बनवाया। मगर दोस्तों, सन 2011 में भारती की किस्मत पलट जाती है, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े टीवी धारावाहिक चैनल कलर्स पर एक झलक दिखला जा नाम का शो आ रहा था, जिसमें उन्हें एज अ होस्ट इनवाइट किया गया था, जहां पर सलमान खान भी आने वाले थे। भारती घर से बहुत ही ज्यादा खुश होकर और तैयार होकर निकलती है, क्योंकि उन्हें आज सलमान खान से मिलना था। जब सलमान खान झलक दिखला जा के सेट पर आते हैं तो भारती के कुछ कहने से पहले ही सलमान खान भारती से हाथ मिलाते हैं और उनको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा कॉमेडी सर्कस नाम का शो देखता था, उसमें तुम बहुत ही अच्छा काम करती थी। ये चीज सुनकर भारतीय को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, जिसके बाद ये शो चलता है और इसमें भारतीय लोगों को बहुत ही ज्यादा हंसाती है, और सलमान खान भी उन जोक्स पर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। धीरे धीरे यह शो खत्म होता है और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद एक अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। उस अखबार की हेडिंग थी, सलमान खान आए गुस्से में पीटा भारती सिंह को, और कई सारे नीचे फोटो भी छपे हुए थे। उन फोटोज को देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे सलमान खान ने भारती के बालों को पकड़कर दीवार में जोर जोर से लड़ाकर मार रहे हैं। ये फोटो उस समय सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल होता है कि खुद भारती सिंह को एक वीडियो बनाकर इस चीज को क्लैरिफाई करना पड़ा कि यह सारी खबरें झूठ हैं, जिसके बाद उन न्यूज़पेपर्स की सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई और बैन करने तक की बात की गई। दोस्तों, झलक दिखला जा शो करने के बाद भारती अब हर एक एपिसोड का 12 से 13 लाख रुपए चार्ज करने लगी थी। इस समय तक भारती की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनको घर घर में पहचाना जाने लगा था, और झलक दिखला जा शो के दौरान ही पहली बार भारती हर्ष से मिलती है। हर्ष उस शो में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम किया करते थे। हर्ष ही वह शख्स थे जो भारती को स्क्रिप्ट दिया करते थे, जो भारतीय टीवी पर बोला करती थी। इसी दौरान भारती और हर्ष के बीच में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। वह एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इन लोगों को एक दूसरे की कंपनी इतनी ज्यादा पसंद आती है कि कुछ महीनों बाद यह लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद भी यह लोग अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखते हैं। इस चीज के दौरान भारतीय का करियर भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। सन 2014 में इन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट करने का मौका मिला। उसके बाद सन 2016 में कॉमेडी नाइट बचाव में भी इन्हें एजे होस्ट काम करने का मौका मिला। अपने करियर में लगातार सफलताएं देखने के बाद भारतीय डिसाइड करती है कि अब उनको एक इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी की जरूरत है, और 4 साल तक चला अपने रिलेशनशिप के बाद भारतीय सन 2017 में दिसंबर के महीने में गोवा में अपने बॉयफ्रेंड हर्ष से शादी कर लेती है।
इस शादी में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और यह शादी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल होती है और हर जगह इसी शादी की बात चलती है। अपनी शादी के बाद वह कई सारे टीवी शोज में फिर से काम करती है और इस समय तक वह अपना पेमेंट भी बढ़ा चुकी थी। यह इस समय हर एक शो का 12 से 23 लाख रुपए लिया करती थी। 2018 में यह खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में पार्टिसिपेट करती है। फिर सन 2019 में खतरा खतरा शो में भी काम करती है, मगर 2020 में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला था। लोग जो चीज भारती से एक्सपेक्ट नहीं करते थे, भारती ने वही चीज कर दी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ही ज्यादा निंदा की गई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2020 में नेशनल ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारती के घर पर रेड मारी थी। चलिए आपको यह चीज डिटेल में बताते हैं। सन 2020 में दोस्तों लॉकडाउन लग चुका था और 12 मार्च सन 2020 को पुलिस को खबर मिलती है कि भारती सिंह के घर में कुछ पार्टी हो रही है जिसमें नशीली पदार्थ का खुलेआम सेवन हो रहा है। जिसके बाद पुलिस 14 मार्च को भारती के घर के डोर बेल को बजाती है। जब भारती घर का दरवाजा खोलती है तो पुलिस अचानक से घर के अंदर घुस जाती है और सभी चीजों को जब्त कर लेती है। जब भारती पुलिस वालों से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, तब पुलिस बताती है कि आपके घर में नशीली पदार्थ होने की हमें खबर मिली है। दोस्तों घर की बहुत ही अच्छे तरीके से छानबीन होती है, जिसके बाद एक टेबल के अंदर से पुलिस वालों को 90 ग्राम गांजा मिलता है। गांजा को जब्त करने के बाद पुलिस वालों ने हर्ष और भारती को तुरंत पुलिस स्टेशन बुला लिया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर जब इनसे जांच पड़ताल हुई तब भारती और हर्ष ने अपने मुंह से कबूल किया कि हाँ वह लोग पार्टी करते हैं और नशीली चीजों का सेवन भी करते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन लोगों की बहुत ही ज्यादा निंदा हुई और बुराई भी हुई और इन लोगों को बायकॉट करने की मुहिम भी चली। अगले दिन ही भारती का लॉयर भारती और हर्ष को बेल दिला देता है, जिसके बाद ये लोग जेल से तो बाहर निकल जाते हैं, मगर भारती के करियर पर जैसे एक ब्रेक लग गया था। भारती इसके बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। वह सोशल मीडिया और टीवी से बहुत ही ज्यादा दूर जा चुकी थी। मगर सन 2021 में वह अपने करियर का फिर से एक कमबैक करती है और यह कमबैक छोटा मोटा कमबैक नहीं था। दरअसल इनको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम करने का मौका मिला था। यह कपिल के साथ पहली बार था कि वह काम करने जा रही थी। इस समय जब भारती आई तब उनके दर्शकों ने उनकी पुरानी गलतियों को भुलाकर उन्हें दोबारा दूसरा मौका दिया और उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। कपिल के शो में काम करने के बाद वह डांस दीवाने नाम के टीवी शो को होस्ट करती है और इस शो को होस्ट करने के दौरान उन्होंने फिर से अपना पेमेंट बढ़ा दिया था। अब वह हर शो में काम करने का 30 से 32 लाख रुपए लेने लगी थी। मगर दोस्तों भारती सिंह की स्ट्रगल यहीं पर खत्म नहीं हुई। अचानक सन 2024 में उनके पेट में दर्द होने लगता है। यह दर्द हल्का हल्का था जिसको भारती इग्नोर करती है और कई सारे शोज को होस्ट करती रहती है, मगर धीरे धीरे यह दर्द बढ़ने लगता है और अचानक वह टीवी सेट पर ही गिर पड़ती है दर्द के मारे। जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद जब इनका सीटी स्कैन होता है तब डॉक्टर बताता है कि भारती सिंह को पथरी हो चुकी है और डॉक्टर भारती को सलाह देता है कि आप बेड रेस्ट पर ही रहिए, आप इस समय टीवी शो से थोड़ी दूरी बना लीजिए। इसके बाद भारती सिंह का एक ऑपरेशन होता है, मगर दोस्तों यह ऑपरेशन बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो पहले उनके पेट में पथरी थी, उसके बाद उनके पेट में अब इन्फेक्शन भी हो गया था। इन चीजों का इलाज करते करते इनको 3 महीने लग जाते हैं, जिसके बाद उनके करियर पर ब्रेक लग गया था। इन्होंने कई सारे शोज और टीवी सीरियल में काम करने के लिए साइन किया था, मगर सब के सब इस समय ठप हो गए थे। अस्पताल में रहने की वजह से भारती फिर से डिप्रेशन में जाने लगी थी, मगर इस बार वह डिप्रेशन को दूर करने के लिए कई सारे यूट्यूब चैनल बनाती हैं, जिनमें सबसे पहला चैनल इनका था एलोल, जिस पर वह अपने फैमिली व्लॉग डाला करती थी, और दूसरा इनका चैनल था भारतीय टीवी, जिस पर यह पॉडकास्ट डाला करती हैं। आज के दिन भारतीय सिर्फ टीवी शो में ही काम नहीं करती हैं, बल्कि यह अपने यूट्यूब चैनल को भी चलाती हैं, जिनमें मिलियंस के फॉलोअर्स हैं। दोस्तों एक समय था जब भारती के पास ना खाने को खाना था, ना पहनने को कपड़ा था, मगर अब भारती की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज भारती का नेटवर्थ 90 करोड़ के पार जा चुका है। दोस्तों यह हर महीने कई सारे टीवी शोज में दिखाई देती हैं और अपने सोशल मीडिया पर यह बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं, जिसकी वजह से यह महीने का 6 से 7 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। कहां बचपन में इनकी मां पूरे महीने में 3000 कमाती थी और कहां अब भारती 6 से 7 करोड़ रुपए महीने कमा लेती हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान भारती की मां बताती हैं कि वह भारती पर बहुत ही ज्यादा प्राउड हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारती इतनी बड़ी टीवी आर्टिस्ट बन जाएगी। भारती को लगता था कि सिर्फ खूबसूरत
खूबसूरत लोग ही टीवी पर आ सकते हैं, मगर भारतीय ने इस चीज को गलत साबित किया और अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर टीवी पर न सिर्फ आई बल्कि एक सफल आर्टिस्ट भी बनी। दोस्तों, नंबर 3। दोस्तों, आप सभी ने हिना खान का नाम तो सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है हिना खान को कैंसर किस वजह से हुआ है? आखिर हिना की वो कौन सी आदत थी जो आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो गई? आखिर यह बीमारी होने के बाद हिना खान ने अपने बालों और नाखूनों को क्यों कटवा लिया? और ये लड़का कौन है जो हर वक्त हिना खान के साथ कीमोथेरेपी के दौरान मौजूद रहता है? और क्या सचमुच कैंसर के ट्रीटमेंट में इतना पैसा लगता है कि हिना खान जैसी एक्ट्रेस को भी बैंक से लोन लेना पड़ गया? और आखिर कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान संजय दत्त ने हिना खान को कॉल क्यों किया था? और साथ में ये भी जानेंगे कि कैंसर के दौरान आखिर हिना खान को उनके मुस्लिम फैंस उनको गालियां क्यों दे रहे थे। जानेंगे हिना खान की जन्म से लेकर कैंसर तक की पूरी कहानी इसी वीडियो में। दोस्तों, हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी श्रीनगर में ही एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। दोस्तों, हिना बचपन में बहुत ही ज्यादा झगड़ालू और शरारती किस्म की बच्ची थी। वह बचपन में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलते समय उनसे झगड़ा कर लिया करती थी और झगड़े के दौरान उन्हें नाखून मार दिया करती थी, जिसकी वजह से उन बच्चों का खून निकलने लगता था और कई बार वो उन बच्चों को दांत से काट भी लिया करती थी, जिसकी वजह से उनके घर वालों की बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी उनके पड़ोसियों से। हिना खान की शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर में ही हुई थी। पढ़ाई में हिना एक एवरेज स्टूडेंट रही। बचपन से ही वह जर्नलिस्ट बनने का सपना देखा करती थी, मगर धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो उनका रुझान जर्नलिस्ट से हटकर सिंगिंग और पेंटिंग में आने लगा था। 10वीं के बाद उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और श्रीनगर में ही 12वीं पास की और MBA की डिग्री ली। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए हिना श्रीनगर छोड़कर दिल्ली आ जाती है, CCA कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से MBA करने के लिए। मिडिल क्लास फैमिली से आने की वजह से हिना खान अपना जेब खर्च निकालने के लिए कॉल सेंटर में काम किया करती थी। छोटे शहर से बड़े शहर आने के बाद हिना बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गई थी। दिल्ली में आने के बाद उन्हें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज दिख रहे थे। जर्नलिस्ट बनने का सपना तो उन्होंने छोड़ दिया था, मगर दिल्ली आने के बाद उन्हें एयर होस्टेस बनने की तमन्ना जागी। वह दिन भर कॉल सेंटर में काम किया करती थी और रात के समय जाकर एयर होस्टेस की तैयारी किया करती थी। हिना इस तैयारी में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी और अचानक हिना को पता चला कि अगले महीने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और एग्जाम मुंबई में होने वाली है। इस समय हिना खान की स्वास्थ्य इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि मुंबई जाने के 1 हफ्ते पहले हिना को मलेरिया हो जाता है। मलेरिया होने की वजह से हिना मुंबई नहीं जा पाती है एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और एग्जाम देने के लिए। इस चीज से हिना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। एक तरफ मलेरिया उनके स्वास्थ्य को गिरा रहा था और दूसरी तरफ उनका एयर होस्टेस बनने का सपना उन्हें डिप्रेशन की ओर ले जाने लगा था। घर वालों से हिना का यह हाल देखा नहीं गया और घर वालों ने उन्हें दिल्ली से वापस श्रीनगर बुला लिया। श्रीनगर में 2-3 महीने रहने के बाद उनका मलेरिया ठीक हो गया, मगर इस दौरान उनकी एक फ्रेंड उनको कॉल करती है और कहती है कि हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ाई करते थे उसके बगल में ही यह रिश्ता क्या कहलाता है नाम का टीवी सीरियल का ऑडिशन हो रहा है। वहां पर वह एक लीड रोल के लिए एक्ट्रेस का ऑडिशन ले रहे हैं। तुम दिखने में खूबसूरत हो और तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, एक बार आकर ट्राई कर लो। तब हिना कहती है कि मैं तो आज तक कभी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन भी नहीं की और वैसे भी टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, वह लोग मुझे क्यों सिलेक्ट करेंगे? मेरा तो कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है। हिना खान इस ऑडिशन को देने नहीं जाने वाली थी, मगर जब यह बात उनके पिताजी को पता चली तो उन्होंने हिना को मोटिवेट किया और कहा कि हिना एक बार ऑडिशन देकर तो देखो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। पापा की यह बात सुनकर हिना दिल्ली जाती है और यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो का ऑडिशन देती है। डायरेक्टर को हिना का ऑडिशन इतना ज्यादा पसंद आता है कि अगले दिन ही डायरेक्टर हिना को कॉल करके लीड रोल का ऑफर देते हैं। हिना खान तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर यह बात जब हिना अपने घर वालों को बताती है तो वह एक तरफ हैरान होते हैं, मगर दूसरी ही तरफ वह बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके खानदान में आज तक कोई भी टीवी पर नहीं आया था। इस शो में सेलेक्ट होने के बाद हिना खान एक्टिंग क्लासेस को ज्वाइन करती है और अपने एक्टिंग स्किल्स को और भी ज्यादा निखारती है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों बाद यह रिश्ता क्या कहलाता है का शूटिंग शुरू हुआ। इसमें हिना को अक्षरा का रोल करने का मौका मिला। शूटिंग पूरा हुआ और 12 जनवरी सन 2009 को यह रिश्ता क्या कहलाता है पहली बार
टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। दोस्तों, इस शो के रिलीज होने के बाद ही यह शो घर घर में वायरल हो गया था। यह शो इतना ज्यादा हिट होता है कि इस शो में जितने भी कलाकार काम करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा फेम और मनी मिलता है, और हिना खान तो इसमें लीड रोल में थी, जिसकी वजह से हिना खान को घर घर में पहचाने जाने लगा था। इस शो में हिना लगातार 7 सालों तक काम करती है। मगर दोस्तों, सन 2010 और 11 आते आते हिना खान को बॉलीवुड पार्टी अटेंड करने का मौका मिलने लगा था, और वह कई सारे बॉलीवुड पार्टी को अटेंड भी किया करती थी, जहां पर नशीली चीजों का खुलेआम सेवन किया जाता था, और उन्हें कुछ चीजों की लत हिना को भी लग गई, जो आगे चलकर हिना को एक ऐसी बीमारी देने वाली थी जिससे हिना का पूरा करियर ही हिलने वाला था। दोस्तों, इस शो के दौरान हिना खान इतनी ज्यादा घर घर में फेमस हो गई थी कि वह जिस भी शो में स्पेशल अपीयरेंस देती थी उस शो की टीआरपी बढ़ जाता था। इस शो के दौरान हिना खान कई सारे टीवी शो में स्पेशल अपीयरेंस देती हैं, जिनमें शामिल हैं कयामत, सपना बाबुल का, नच बली, दिया और बाती हम, बिग बॉस सीजन 10। इन शो में जैसे ही हिना खान एंट्री लेती हैं, इन शो की टीआरपी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है। उस समय इंडस्ट्री में जब कोई भी टीवी शो फ्लॉप होने लगता था, तब उसमें हिना का स्पेशल अपीयरेंस कराकर उस शो को वायरल कर दिया जाता था। उस समय टीवी इंडस्ट्री के लोग हिना खान को टीआरपी क्वीन कहकर बुलाया करते थे। दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल हिना खान के लिए एक वरदान से कम नहीं था। इस शो ने इन्हें हर चीज दिया, मगर कहा जाता है ना कि जो टीवी पर दिखाई दे रहा है वह हर बार हकीकत नहीं होता। इस टीवी सीरियल में हिना खान और करण मेहरा हस्बैंड वाइफ के रोल में दिखाई देते हैं, और ये दोनों ही इस टीवी सीरियल के मेन कैरेक्टर थे, जो इस धारावाहिक में तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे, मगर असलियत में दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। जब भी कैमरा बंद होता था तो यह दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते थे। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। ये दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करते थे कि इन लोगों के बीच में एक तीसरा आदमी था, जो इन लोगों की बातें एक दूसरे से कहता था। यह झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सन 2015 में हिना खान यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो को छोड़ देती है, और एक इंटरव्यू में जब उनसे इस शो को छोड़ने की वजह पूछा जाता है तो वह कहती हैं कि इस शो में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक माहौल बन गया था, और धीरे धीरे इस टीवी सीरियल में यंग एक्ट्रेस आने लगी थी, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे लीड रोल से साइड रोल मिलने लगा था। इस समय तक हिना खान को किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी। वह खुद ही इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि उन्हें घर घर में पहचाने जाने लगा था। इस टीवी सीरियल को छोड़ने के बाद वह तुरंत खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 को ज्वाइन करती है, जिसके बाद उस शो की टीआरपी बढ़ जाती है। इस समय कई सारे फेमस कंटेस्टेंट होते हैं, लेकिन हिना खान का फैन बेस तो अलग ही लेवल पर था। हिना खान इस शो को जीतने के लिए हर वह कोशिश करती है जो किया जा सकता था, मगर इत्तेफाक से हिना खान इस शो को जीत नहीं पाती है, मगर वह फर्स्ट रनर अप बनकर इस शो से बाहर निकलती है। इस शो से निकलने के बाद वह बिग बॉस 11 में जाती है, जहां पर इनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट होने का खिताब मिला था। इस शो में जाने के बाद उनकी बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, मगर उन लड़ाइयों में से सबसे बड़ी लड़ाई इनकी शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता और अर्शी खान से होती है। यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बिग बॉस को खुद बीच में आकर इस लड़ाई को रुकवाना पड़ा था। मगर दोस्तों, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने के बाद भी हिना खान इस शो को जीत नहीं पाती हैं, और वह इस शो से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। मगर बाहर निकलने के बाद शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस शो से निकलने के बाद हिना खान अपने मूड को फ्रेश करने के लिए मालदीव घूमने के लिए जाती है, मगर जब वहां पर घूमने जाती है और एक फोटो स्विम सूट पहनकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, तो कुछ मुस्लिम फैंस उनके ऊपर भड़क जाते हैं और इन्हें इस्लाम की बुरी बुरी बद्दुआएं देने लगते हैं और इस पोस्ट को डिलीट करने की मांग करते हैं। मगर हिना खान इस पोस्ट को डिलीट नहीं करती है और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहती हैं, मुझे ट्रोल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ये सारे लोग नालायक बेरोजगार हैं जो इंस्टाग्राम पर सिर्फ दूसरों की बुराई ही कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में तो ये लोग एक बहुत बड़े लॉसर है। इस चीज के बाद टीवी इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने हिना को सपोर्ट भी किया। बिग बॉस से निकलने के बाद 3 महीने बाद ही हिना खान एक फ्लॉप टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की को ज्वाइन करती है, मगर जैसे ही वह उस टीवी सीरियल को ज्वाइन करती है, उस शो की टीआरपी बढ़ जाती है। 9 महीने तक इस शो में काम करने के बाद हिना खान इस शो को छोड़ देती है और अपने एक इंटरव्यू में वह बताती हैं कि उनको बॉलीवुड से कई सारे ऑफर्स आए हैं फिल्म करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने लगातार अनलॉक लाइन्स और विश लिस्ट जैसी फिल्मों में काम किया, मगर दोस्तों यह तीनों फिल्में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। 3 फ्लॉप मूवीज देने के बाद
हिना खान बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। इसके बाद एकता कपूर उनको नागिन सीजन 5 में काम करने का मौका देती है। इस सीजन में जब हिना की एंट्री होती है तो इस शो की भी टीआरपी बढ़ जाती है और यह नागिन के अब तक के सारे सीजन में से सबसे ज्यादा टीआरपी यह सीजन बटोरता है। इस शो को करने के दौरान ही इनको बिग बॉस सीजन 14 में कैमियो करने का मौका मिलता है। इसमें हिना एक सीनियर प्लेयर के तौर पर बिग बॉस में एंट्री लेती है और 2 हफ्तों के लिए इस शो में रहती हैं, जिसमें यह कंटेस्टेंट को बताती है कि बिग बॉस के घर में कैसे रहना है और सारे नियम कायदे सभी कंटेस्टेंट्स को बताती हैं। नागिन सीजन 5 करने के दौरान हिना खान एक स्मार्टफोन नाम की शॉर्ट फिल्म में काम करती है, मगर दोस्तों यह फिल्म भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे नागिन सीजन 5 खत्म होता है। इसके तुरंत बाद हिना कुछ और म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज में काम करती हैं, जिनमें से एक वेब सीरीज का नाम हैकर था। मगर दोस्तों यह सारे म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। ऑडियंस हिना खान को सिर्फ टीवी सीरियल में ही प्यार देती थी, मगर जब भी वह फिल्मों में जाने की कोशिश करती थी तब वह बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाती थी। इन सभी चीजों के बाद भी हिना खान का फेम इतना ज्यादा था कि उनको केन्स फेस्टिवल्स 2021 में बुलाया गया था और सिर्फ यही नहीं, इनको सन 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों सन 2024 में हिना खान अपने करियर के एकदम पीक पर थीं, मगर अचानक सन 2024 में इन्हें कैंसर हो जाता है। मगर क्या आपको पता है हिना को कैंसर किस वजह से हुआ है? चलिए जानते हैं। दोस्तों यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में इन्हें बहुत ही ज्यादा फेम मिला था, जिसके बाद ही इन्हें बॉलीवुड पार्टी में इनवाइट किया जाने लगा था। हर सैटरडे संडे ये उन पार्टीज को ज्वाइन करती थी जहां पर नशीली चीजों का खुलेआम सेवन किया जाता था। धीरे धीरे सैटरडे संडे छोड़कर हिना खान रोजाना उन पार्टीज को ज्वाइन करने लगी थी। इन पार्टी को ज्वाइन करने के बाद और नशीली चीजों का सेवन करने के बाद इनका हेल्थ और करियर दोनों ही गिरने लगा था। उन नशीली चीजों का प्रभाव उनके शरीर और दिमाग पर ऐसा होता था कि यह रात रात भर दिन दिन भर सोई ही रहती थीं, जिसकी वजह से इनका करियर बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा था। जब हिना खान को यह एहसास होता है कि उनका करियर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तब वह अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेती है और उन बॉलीवुड पार्टी को अवॉइड करना शुरू कर देती है जहां पर नशीली चीजों का सेवन किया जाता था। मगर दोस्तों धीरे धीरे हिना खान सारी नशीली चीजों को छोड़ देती है, मगर सिगरेट और शराब को नहीं छोड़ पाती है। वह कभी कभार सिगरेट और शराब पिया करती थी, मगर उन सारी नशीली चीजों को छोड़कर हिना खान ने अपने करियर को तो बचा लिया था, मगर उन नशीली चीजों ने हिना खान के शरीर में कुछ परमानेंट डैमेज कर दिए थे, जो आने वाले कुछ सालों में दिखने लगते हैं। दरअसल दोस्तों सन 2024 के शुरुआत से ही हिना खान को चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। कई दिनों तक हिना उस पेन को इग्नोर करती है, मगर वो पेन धीरे धीरे सूजन में बदल जाता है। जब हिना डॉक्टर के पास जाती है तब डॉक्टर भी समझ नहीं पाता है कि आखिर इनको क्या हुआ है। तब डॉक्टर उनका एक्सरे लेता है और ब्लड सैंपल भी लेता है। फिर जब 1 हफ्ते बाद एक्सरे और ब्लड सैंपल का रिपोर्ट आता है, तब डॉक्टर उस रिपोर्ट को हिना खान के घर पर भेज देते हैं। जैसे ही वह रिपोर्ट हिना खान पढ़ती है, उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस समय हिना खान अपने करियर के सबसे पीक टाइम पर चल रही थी। उनका करियर तो पीक टाइम पर था, मगर जैसे ही यह इस खबर को पढ़ती है, उनका करियर और कॉन्फिडेंस धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। दरअसल दोस्तों इस रिपोर्ट में लिखा था कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर का 3rd स्टेज है। दोस्तों अगर 1st स्टेज या फिर 2nd स्टेज पर कैंसर होता है तो वहां से बच निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर जब वह 3rd या 4th स्टेज पर पहुंच जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा घातक साबित होता है। यहाँ से ज्यादातर लोग वापस नहीं लौट पाते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हिना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। कुछ दिनों तक इस खबर को वह छुपा कर रखती है, मगर उनके डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि हिना तुम जितना ज्यादा देर करोगी तुम्हारे लिए मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगेंगी। इसके बाद हिना अपने घर वालों को बताती हैं इस चीज के बारे में। जब उनके घर वालों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और तुरंत हिना को अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। दोस्तों इस समय हिना कई सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम कर रही थी। सारी चीजों को हिना खान ने इस बीमारी को ठीक करने के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और इनका करियर भी अब धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। अस्पताल में एडमिट होने के बाद एक के बाद एक इनकी कीमोथेरेपी होने लगती है। दोस्तों एक बार कीमोथेरेपी कराने में 12 से 13 लाख रुपए का खर्च आता है और अब तक हिना का लगभग 21 से 22 बार कीमोथेरेपी हो चुका है। दोस्तों
दोस्तों, कीमोथेरेपी बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होता है जिसमें शरीर में बहुत सारे इंजेक्शन को चुभाया जाता है और खून को निकाला जाता है और वापस डाला जाता है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान हैवी डोजेस की दवाइयां लेने की वजह से हिना खान के बाल और नाखून झड़ने लगे थे। तब डॉक्टर ने एडवाइज किया कि हिना, आप अपने बाल और नाखूनों को कटवा लीजिए, नहीं तो आप बहुत ही बदसूरत दिखाई देंगी। इसके बाद हिना अपने बाल और नाखूनों को कटवा लेती है। इस समय जब आप हिना खान को देखते हैं तो उनके सिर पर जो बाल हैं वह सारे नकली बाल हैं, वह रियल बाल नहीं है, क्योंकि असलियत में हिना खान इस समय टकली हो चुकी है। मगर दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान आप हर बार इस लड़के को हिना खान के साथ देखते होंगे। मगर क्या आपको पता है ये लड़का कौन है? दरअसल दोस्तों, इस लड़के का नाम है रॉकी जायसवाल और ये और कोई नहीं बल्कि हिना खान का बॉयफ्रेंड है, जो हिना की बहुत ज्यादा टेक केयर करता है। इस समय इनके रिलेशनशिप को 12 साल हो चुके हैं, मगर बीच में कई सारे कंट्रोवर्सी भी हुई थी उनके बीच। दोस्तों, जब भी यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो को पोस्ट किया करती थी, तब कमेंट में इनके मुस्लिम फैंस इनको गालियां देने लगते थे। वह कहते थे कि तुम इस्लाम धर्म की होकर एक हिंदू के साथ कैसे रिलेशनशिप में आ सकती हो। मगर दोस्तों, हिना खान उन सारे कमेंट्स और ट्रोल्स को इग्नोर करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाती हैं। मगर उनका फैसला रॉकी जायसवाल के साथ रहना काफी हद तक सही था। जिस तरह से रॉकी उनकी केयर करते हैं, वैसा उनका केयर शायद ही कोई और कर पाता। दोस्तों, इसी दौरान एक और वाकया हुआ हिना के साथ। दरअसल दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान अक्सर पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और हिना भी कीमोथेरेपी के दौरान बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। मगर अचानक एक दिन उनके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। पहले तो उन्होंने उस कॉल को काट दिया, मगर 2-3 बार लगातार जब वह कॉल आया तब हिना खान उस कॉल को रिसीव करती है और जैसे ही वह उस कॉल को उठाती हैं तो सामने से संजय दत्त की आवाज आती है। संजय दत्त की आवाज सुनकर हिना बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले हिना ने संजय दत्त के साथ कोई काम नहीं किया था और ना ही उनसे कभी मिली थी। मगर संजय दत्त का यह अच्छा जेस्चर ही था जिसकी वजह से उन्होंने हिना खान को कॉल किया और उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा मदद मिली। दोस्तों, अब तक हिना खान अपने कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। मगर इसी दौरान कुछ न्यूज आर्टिकल्स में यह भी निकलता है कि हिना खान ने अपने कैंसर की ट्रीटमेंट कराने के लिए बैंक से लोन लिया है। मगर दोस्तों, कुछ समय बाद हिना खुद क्लैरिफाई करती हैं कि वह फाइनेंशियली फ्री है। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि अगर वह कुछ भी ना करें तब भी घर बैठे बैठे उनके पास पैसा आता रहेगा। इसके बाद उन मीडिया रिपोर्ट्स की सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा निंदा की गई थी। दोस्तों, स्टेज 3 का कैंसर बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इस कैंसर से हर कोई निपट नहीं पाता है। हम आशा करते हैं कि हिना खान इस कैंसर से बहुत जल्द ही ठीक होकर फिर से वापस आएंगी।